हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों बेसिकली क्लास 10th वालों, ठीक है, हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रिवीजन करने जा रहे हैं, राइट। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। हम बेसिकली फार्मूला ही देखने वाले हैं, ठीक है ना। वो सारे फार्मूला जो क्लास 10th में नीड पड़ेगी, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में। तो आप चाहते हैं इस सेशन को ज्वाइन करना, आपको लगता है कि मुझे फार्मूला रिवाइज करना है, तो आप सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट कर दें। और जहां भी आपको कुछ डाउट्स आता है, आपको लगेगा कि मुझे इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आता है, आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं सॉल्यूशन भी आपका उस इंस्टेंट प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो जिन भाइयों को ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लें। तो हम स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले देखो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है उस पर बात करते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दैट इज, सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाते हैं, जहां पे फॉर्मूले, हम उन चैप्टर पे फोकस ज्यादा करेंगे जहां पे फॉर्मूले ज्यादा यूज्ड है, राइट ना। तो चलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको कुछ बेसिक चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्या बेसिक चीजें, देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं सो दैट आसान रहे इस प्रोसेस में। आपको पता है यार, कार्टेशियन प्लेन पता होगा, बोलो हाँ या ना। यार कार्टेशियन प्लेन बिल्कुल पता है आपको, और आपको पता है यार, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये तुम्हारा वाई एक्सिस, ये एक्स डैश या एक्स प्राइम, ये वाई डैश या वाई प्राइम होता है। ये सारी चीजें आपको क्लियर है। जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है ओरिजिन होता है, बोलो हाँ या ना। अब यहां से ही कुछ चीजें आपको निकल के आएंगी जो आपको पता होना चाहिए कि यार ओरिजिन का जो कोऑर्डिनेट होता है 0,0 होता है। ये अंडरस्टूड है, राइट ना। कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे हो, लेट्स से कोई पॉइंट पी है, ये इसका कोऑर्डिनेट हमेशा x,0 के फॉर्म में होगा, राइट ना। कोई पॉइंट y एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट हमेशा 0,y के फॉर्म में होगा। इसका ये मतलब है कि y एक्सिस पे हर पॉइंट इसी फॉर्म में होगा, यानी मतलब x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है, कोई रियल नंबर, राइट। सेम इधर भी आएगा और सेम इधर भी आएगा, डन। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जो होता है y इज इक्वल टू 0 होता है बच्चे। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, सही है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y 0 होता है, एंड y एक्सिस का इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इज इक्वल टू 0। ये आपको क्लियर होना चाहिए, डन। ये बात समझ में आए। तो आपको जो दो फॉर्मूले जनरली यूज होगा इस चैप्टर में वो क्या होगा, वो देखते हैं, ठीक है। जो फॉर्मूला यूज होगा सबसे पहले हम उसको देखेंगे, दैट इज डिस्टेंस फॉर्मूला। जो फॉर्मूला यूज होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। यार डिस्टेंस फॉर्मूला आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चे डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है ना। तो डिस्टेंस फॉर्मूला को समझ लेते हैं यार कि कैसे आप इसको यूज करोगे। अच्छा, डिस्टेंस फॉर्मूला में एक इंपॉर्टेंट चीज ये बता दूं, अगर सिर्फ आपको फॉर्मूला आ गया इट डजेंट मीन कि आपको चैप्टर आ गया यार, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखते हैं यार, बढ़ते हैं आगे। और इस फॉर्मूले को सबको रटा होगा, आई होप सबने इस फॉर्मूले को रट रखा है, राइट ना। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, कि भाई लेट से दो पॉइंट कोई ए और बी है, कोई दो पॉइंट तुम्हारा लेट से ए एंड बी है, ए बी है, तो इनके बीच का इनका जो कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड x2 y2 होगा, तो जो डिस्टेंस होगा दैट इज व्हाट, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होता है। क्लियर है बच्चे, ये समझ में आता है आपको। ये इनके बीच का डिस्टेंस है। अच्छा, ये डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं, क्या सिर्फ डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, नहीं। तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला आ गया, हमें रट गया, लेकिन इसको क्वेश्चन में कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इस फॉर्मूले का यूज करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे, वो कैसे पता होगा, जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और इस फॉर्मूले को क्वेश्चन में आप यूज करेंगे। जैसे कुछ चीजें मैं बता सकता हूं, एक तो डिस्टेंस के लिए यूज होगा, ठीक है ना। एक तो डिस्टेंस
के लिए ही यूज होगा कि भाई दो कोऑर्डिनेट दे दिया, दो पॉइंट दे दिया, उनके बीच का डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन आपको पता होगा ना भाई, डिस्टेंस अगर यहां से मैं कोई पॉइंट ए लेट से एक्स और वाई है, ठीक है ना, एक कोई पॉइंट पी है, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा कुछ और नहीं, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाता है, राइट ना बच्चे। अब देखो डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना, अब क्वाड्रिलैटरल को आइडेंटिफाई करना हो, क्वाड्रिलैटरल क्वाड्रिलैटरल के लिए भी हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला कि भाई डिटरमिन कैसे करें। आपको पता है कि ये पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बसेस, स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपसे जब भी ये पूछा कि यार कि शो दैट कर लो कि दिस इज द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, तो क्या करना है उस केस में आपको क्लियर होना चाहिए कि भाई पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, यानी मतलब अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, और साथ में डायगोनल इक्वल नहीं होना चाहिए। रेक्टेंगल हो गया, अपोजिट साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल हो गया। स्क्वायर में क्या करेंगे सर, सारी साइड इक्वल, डायगोनल भी इक्वल। रोम्बसिस में क्या होगा, सारी साइड इक्वल लेकिन डायगोनल अनइक्वल। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। ट्राइंगल में ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के लिए भी यूज होगा, ठीक है ना। जैसे भाई ट्राइंगल को डिटरमिन करना है, आइसोसेलेस है, इक्विलैटरल है, ठीक है ना, या फिर स्केलियन ट्राइंगल है, उसके लिए यूज करेंगे। और किसके लिए होंगे, देखो एक तो डिस्टेंस लिए होगा, एक क्वाड्रिलैटरल हो गया, और ट्राइंगल के लिए आपने यूज कर ही लिया। यहां पे एक चीज और होगा, इक्वी डिस्टेंस, ठीक है ना, एक वर्ड यूज होगा इक्वी डिस्टेंस। इक्वी डिस्टेंस यहां भी आप क्या डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे वो इक्वी डिस्टेंस है दो पॉइंट ए और बी से, तो वहां से आप डायरेक्टली क्या यूज करें, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करें। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब और कोलिनियर पॉइंट के लिए भी यूज हो जाएगा, ठीक है ना, कोलिनियर, ठीक है ना। कभी भी पॉइंट है, लेट से यहां पे ए 3 पॉइंट है, राइट ना, ए बी सी, ठीक है ना। अब हमने क्या निकालना है, ए बी निकालना है, बी सी निकालना है और ए सी निकालना है। ए बी बी सी और ए सी निकाल के अब तीनों को चेक करना है यार, कोई दो का एक का, बेसिकली ए बी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए सी हो गया, ठीक है ना, या बी सी इज इक्वल टू ए सी प्लस ए बी हो गया, तो हम क्या बोल देंगे, कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं। यानी मतलब ऐसा देख लो कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर ए सी आ गया तो क्या बोल दोगे, कोलिनियर है। साथ में जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी, किसी दो का सम एक तीसरे के इक्वल हो गया, हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। क्लियर है। तो मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला से ये सारी चीज सॉल्व की जाती है। अगर भाई ये सारी चीज आप कर पाते हो तो आप तभी आप कहना कि मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आती है और डिस्टेंस फॉर्मूला आता है। सिर्फ x2 माइनस एक्स1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करने से डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं आ जाती और ना ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर है, समझ पा रहे हो। तो ये सारी टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है इसे अटेम्प्ट जरूर करिए। हर वैरायटी कम से कम दो दो तीन तीन क्वेश्चन करेंगे, फिर आपको इस फॉर्मूले का क्लैरिटी आ ही जाएगा। चलिए, अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है दैट इज सेक्शन फॉर्मूला। अब उस पे भी आते हैं, ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला पे आते हैं यार। ठीक है, चलिए हम आते हैं सेक्शन फॉर्मूला पे। सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला फिर अगेन सबको याद ही होगा, ठीक है ना यार। ज्वाइनिंग पॉइंट, लेट से ज्वाइनिंग पॉइंट x1 y1 है और ये भी तुम्हारा x2 y2 है, सबको पता है। कोई पॉइंट लेट से P जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, इस AB को m/n रेशियो में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो आप फटाक से बता दोगे यार P का जो कोऑर्डिनेट है यानी x, y, वो आप सबने बता सकते हो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और यहाँ पे क्या आएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये आई होप सबको याद ही होगा मोटा मोटी, ठीक है ना, कि भाई सेक्शन फॉर्मूला है और इसका ये फॉर्मूला होता है। सेक्शन फॉर्मूला आने से क्या क्वेश्चन कर लोगे, यही बात होती है ना। क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं कि फॉर्मूला रट लिया, फॉर्मूला शीट बन गया, याद हो गया। नहीं भाई, फॉर्मूला रटना है, याद करना है, साथ में क्वेश्चन भी करने हैं। जब तक आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे,
इसको आप पता ना चले कब यूज करना है तब तक नहीं। देखो सबसे पहले जो फॉर्मूला ये आपने सीखा ना बच्चे, तो ये यूज कब होगा ये दिमाग में होना चाहिए। क्या जैसे दिमाग में कि यार ये जो सिस्टम है ना पूरा, इसमें देखो आपके पास क्या क्या गिवन है। आपके पास ये गिवन है ज्वाइनिंग पॉइंट्स और रेशियो गिवन है। ये तभी यूज करना वे रेशियो गिवन। यहां पे बच्चे रेशियो क्या होगा, गिवन होगा, ठीक है ना। जब भी रेशियो गिवन है, ज्वाइनिंग पॉइंट है, आंख बंद करके ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अच्छा रेशियो जब इक्वल हो जाए, व्हेन रेशियो इक्वल, व्हेन m इज इक्वल टू n, ठीक है ना, m n इक्वल हो जाए यानी रेशियो इक्वल हो, यानी मतलब ये जो डिवाइड करेगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। यानी मतलब अब जो x1, y1 है और ये b तुम्हारा x2, y2 है और ये लेट से p तुम्हारा x, y है। अब इसका जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, px, y का, भाई इन x कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड 2 करो, यानी एवरेज ऑफ x कोऑर्डिनेट्स ऐसे बोल सकते हो, x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है ना, और यहां से y1 प्लस y2 बाई 2। समझ पा रहे हो कि नहीं बात, क्लियर है। तो हमने क्या बता दिया कि जब इसी फॉर्मूले से हमने क्या, इसी को मिड पॉइंट फॉर्मूला भी आप बोलते हो, राइट है, मिड पॉइंट लगा दिया आपने। मिड पॉइंट कब लगाते हैं, जब रेशियो इक्वल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यार अब ये क्या क्या तुम्हें यहां पे पता होना चाहिए, क्या क्या यूज कर सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से। तो सेक्शन फॉर्मूला आपको पता चल गया जब रेशियो गिवन हो, ज्वाइनिंग पॉइंट्स हो। इसके साथ साथ मेरे भाई आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां से वर्ड यूज करेगा, क्या क्या वर्ड यूज करेगा जरा देखिए। जब वो ट्राइसेक्ट बोले, सही है ना, ट्राइसेक्ट, ठीक है ना, 4 इक्वल पार्ट्स, 4 इक्वल पार्ट्स, सही है ना। ज्वाइनिंग लाइन जब ट्राइसेक्ट हो रहा हो, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा हो, ठीक है ना, या फिर आपको कुछ रेशियो गिवन हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। याद रखना ये फॉर्मूला तभी यूज होगा, याद रखना, ठीक है जी। चलिए अब इसके बाद भी आपकी बात आएगी, इसके बाद क्या, अब सेक्शन फॉर्मूला में जब हमने ये देखा यार ये तभी यूज हो रहा है जब हमारे पास क्या है, रेशियो गिवन है। लेकिन एक ऐसा केस हो व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन, व्हेन रेशियो इज टू बी फाउंड, रेशियो, ठीक है, इज टू बी फाउंड। जब रेशियो आपको ढूंढना हो, ठीक है ना, जब रेशियो फाइंड करना हो, जब रेशियो फाइंड करना हो, जब आप रेशियो फाइंड करेंगे तब क्या करेंगे, तब इसी फॉर्मूले को हम कुछ अलग तरीके से लिखेंगे। यानी मतलब ये ज्वाइनिंग पॉइंट तुम्हारा x1, y1 है, ये तुम्हारा b x2, y2 है दोस्त, ठीक है ना। ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स हो गया, और हमें कोई पॉइंट जो है ये गिवन हो सकता है, राइट ना, किसी भी फॉर्म में हो। लेट्स से मैं इसको क्या बोल सकता हूं, xy ही बोल दिया मैंने, ठीक है ना, xy ही बोल दिया, p कोऑर्डिनेट। अब आपको यहां पे रेशियो फाइंड करना है। जब भी रेशियो फाइंड करना होगा तो आपको एक लाइन जरूर लिखना है, लेट रिक्वायर्ड रेशियो बी k:1। क्या रेशियो लेना है, तो ध्यान देना दोस्तों, एक खास रेशियो लेना है हमेशा। जब भी रेशियो ढूंढना है तो k:1 में ही लेना है। बेसिकली जो mn चल रहा था, अब हमने क्या कर दिया ना, k इज इक्वल टू, बेसिकली यहाँ पे जो अभी हमने क्या k:1 लिया, तो k क्या हो गया भाई, m/n हो गया, बस और कुछ नहीं। क्या हो गया, m/n हो गया। तो इंपॉर्टेंट, वेयर k इज इक्वल टू m/n, और कुछ बात नहीं है। अब इससे क्या होता है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब क्या फॉर्मूला यूज होगा, देखिए अब यूज होगा ये p का जो कोऑर्डिनेट है x, y इज इक्वल टू kx2 प्लस x1, ठीक है ना। तो भाई 1 से देखो एक्चुअली ना ये इधर मल्टीप्लाई होता है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पीछे वाले में भी देख लीजिए, ये एक्चुअली क्या हुआ, देखिए m का मल्टीप्लाई हम इधर करते हैं और n का मल्टीप्लाई इधर करते हैं, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और यहाँ पे ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ये आपने फॉर्मूला यूज कर लिया। कब यूज करेंगे, जब रेशियो आपको ढूंढना हो,
तो आपको रेशियो हमेशा क्या यूज करना भाई, k:1 यूज करना, और ये फॉर्मूला आप यूज करोगे। आप क्लियर है बच्चे, एकदम से दिमाग में सेट कर लीजिए, यही आपको करना है। डन। तो अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछते रह सकते हैं। हेलो एवरीबॉडी, आप अभी आपको कोई डाउट है तो आप क्वेश्चन मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं इंस्टेंट आंसर कर दूंगा आपके लिए, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यहां से कुछ चीजें और मैं आपको सिखा देना चाहता हूं, ठीक है ना। ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, एकदम से रट रखो इसे। चलिए कुछ चीजें और बच्चे, जब इस लाइन को, जब ये लाइन अभी देखो पॉइंट है, अब ये जो ज्वाइनिंग पॉइंट है ना, इसे कभी एक्स एक्सिस बोलेगा डिवाइड कर रहा है, कभी वाई एक्सिस डिवाइड करेगा, कभी लाइन, ये तीन फॉर्म होगा, ठीक है ना। व्हेन ज्वाइनिंग पॉइंट इज डिवाइडेड बाय, when joining point is divided by x axis, ठीक है ना, ये x axis से डिवाइड हो सकता है। दूसरा क्या होगा, when joining point is divided by y axis, ठीक है ना। और तीसरा क्या होगा, when joining point divided by ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी मतलब एक लीनियर, ठीक है ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 डिवाइड कर रहा होगा। क्लियर है बच्चे, ये लीनियर इक्वेशन दिख रहा है कि नहीं, इस लीनियर से आप इक्वेशन डाल सकते हो, सिर्फ यहां पे आप ax प्लस बी वाई प्लस सी ही कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने, यहाँ पे सिर्फ 0 हटा दो, आप सिर्फ ax प्लस बी वाई प्लस सी कर दो, एक लीनियर से आप डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। ax प्लस बी वाई प्लस सी से कोई लाइन जो है वो डिवाइड कर रहा है। आपको पता है ये ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप का जो भी लाइन होगा, इक्वेशन है ना लाइन का, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है एक्चुअली, ठीक है। तो इक्वल 0 ही कर दो, इसे 0 ही कर दे, राइट, तो भी सॉल्व हो पाएगा, ठीक है, इक्वल 0 ही कर दीजिए, ठीक है। अब आइए, अब जब ये बनेगा इस तरीके से, आपको कैसे इसे मैनेज करना वो देखो, कैसे आप मैनेज करेंगे। जब एक्स एक्सिस डिवाइड करेगा, ध्यान देना, जब एक्स एक्सिस डिवाइड करता है ना, तो आपको पता है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होता है x,0 के फॉर्म में लिखा जाता है। किस फॉर्म में लिखा जाता है, x,0, यानी y कोऑर्डिनेट 0 है, समझ में आ रहा है। तो y कोऑर्डिनेट, तो आपको सॉल्व क्या करना है इस केस में, आपको ये सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, 0 इज इक्वल्स टू ky2 प्लस y1 अपॉन k+1, ठीक है ना। अच्छा, एमसीक्यू के लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगा, क्योंकि आप जब इसे मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो सीधा ये 0 बनेगा, तो आपको यहाँ पे याद रखना ky2 प्लस y1 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चे जी अगर ये आप याद रखोगे ना तो आपको काफी हेल्प करेगा, ये काफी हेल्प करेगा आपको, ठीक है ना, काफी हेल्प करेगा, अगर आपको ये याद है तो काफी हेल्पफुल होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर ये y एक्सिस डिवाइड किया तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तब हम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे, 0 इज इक्वल टू kx2 प्लस x1 अपॉन k+1, सही है ना, क्लियर है। अब फिर वही सेम यहाँ चीज, ये 0 होगा और क्या बनेगा, 0 इज इक्वल टू kx2 प्लस x1, ठीक है जी। ये तो एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, जब लाइन डिवाइड करे तो क्या करेंगे, लाइन डिवाइड करेगा तो सेम आपको इस फॉर्म में लिखना है, और ये क्योंकि ये x और y की वैल्यू है, ठीक है ना, और ये x और y की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, इस इक्वेशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो जब सेटिस्फाई करेगी भाई तो सब्सटीट्यूट कर दीजिए इसमें, x y की जगह सॉल्व कर लीजिए, आपको यहाँ पे k की वैल्यू आएगी और रेशियो निकल जाएगी, डन। तो ये चीजें आपको एटलीस्ट आना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर ये सारी चीजें आपको आ रही है और इसके क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस किए तब जाके काम होगा। ध्यान देना, फॉर्मूला कहने को तो 2-3 है, बट उसके अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं
छोटी छोटी जो चीजें हैं मैंने उसको डिस्कस कर लिया। आई होप अब आपको ये क्लियर है कि क्या फॉर्मूले यूज करने हैं आपको इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर पे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, ठीक है। तो यहां तक अगर डन है तो ट्रिग्नोमेट्री पे आते हैं। तो आप लोग क्वेश्चन, अगर किसी भी बच्चे को, हेलो आदित्य, अगर किसी भी बच्चे को अगर कहीं से डाउट होता है, अगर आपका कोई डाउट है क्वेश्चन में तो आप मुझे फॉरवर्ड कर सकते हो, आई विल आंसर इट, ठीक है। मैं आंसर कर दूंगा आपको साथ के साथ। चलिए, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए ये ऐसा चैप्टर है ना जहां से क्वेश्चन तो आएंगे, साथ में बच्चे एक इंपॉर्टेंट बात ये बताऊं ना, सिर्फ फॉर्मूला करने से ये चैप्टर नहीं आ जाता। ये चैप्टर तभी आएगा जब प्रैक्टिस करोगे। फिर भी हम फॉर्मूला रिवीजन कर रहे हैं तो अभी तो हम फॉर्मूले की ही बात करेंगे, जब क्वेश्चन लेके आऊंगा फिर क्वेश्चन तो कराऊंगा ही। तो चलिए बेसिक चीजें जो है उस पर आ जाते हैं फटाक से। तो आपको पता है यार 6 रेशियोज होती हैं, आपको पता है यार, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ठीक है ना। फिर 3 इसी का रेसिप्रोकल, उसको इसी तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि आपको याद रहे। साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, और ये सेक थीटा, और ये क्या होगा आपका कॉट थीटा। ये 6 रेशियो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये 6 रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हम बेसिकली जब इनकी बात करेंगे तो आपको एकदम से पता होना चाहिए, जो साइन थीटा होता है P अपॉन एच होता है, जो कॉस थीटा होता है वो B अपॉन एच होता है, जो टैन थीटा होता है वो क्या होता है P अपॉन बी होता है दोस्त, ठीक है। अब यहाँ पे P और B में अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो मैं एक ट्राइंगल बना देता हूं, ठीक है ना। तो मैंने एक ट्राइंगल बना दिया आपके लिए, लेट्स से A, B और ये C, ठीक है ना। यहीं पे एक चीज और समझा देता हूं कि इसको मैंने थीटा बोल दिया और लेट्स से इसको मैंने बोल दिया अल्फा, ठीक है ना बच्चे। तो ध्यान देना ये 90 डिग्री हो गई, और यहाँ पे जो थीटा प्लस अल्फा का सम होगा वो भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो जनरली आपको जो क्वेश्चन बनेगा वो किसके बीच में बनता है, 30 60 90 होगा, या फिर 90 45 45, यही आपको क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपको याद रखना, यहां पे मैं समझाना ये चाहता हूं कि जब मैं थीटा के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर होगा और ये तुम्हारा बेस होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा, बेस होगा। यानी मतलब इसका मतलब बेसिक सा एक रूल है बच्चे कि एंगल, जो एंगल अज्यूम करेगा उसका जो अपोजिट साइड है वही क्या बोला जाता है, परपेंडिकुलर, सही ना, साइड अपोजिट टू द एंगल। और इसको क्या बोला जाता है, साइड एडजेसेंट टू द एंगल, राइट ना। तो इसे एडजेसेंट साइड भी बोल सकते हैं और ये अपोजिट साइड भी बोल। बट अगर मैं अल्फा एंगल कंसीडर करूं तो इसके अपोजिट तो ये वाली साइड है, तो अल्फा जब एंगल कंसीडर करोगे तब ये तुम्हारा उस केस में परपेंडिकुलर और ये तुम्हारा क्या होगा, बेस हो जाएगा, याद रखना। सही है कि नहीं। यानी मतलब बेस और परपेंडिकुलर एंगल जैसे चेंज हुआ उसके हिसाब से ये स्वैप हो जा रहे। व्हाट अबाउट हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस किंग है यहाँ पे, उसकी पोजीशन बच्चे फिक्स है, ये किंग है, ठीक है ना। हाइपोटेनियस कौन है, किंग है, तो इसकी पोजीशन बच्चे फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। बाकी लोग चेंज हो रहे हैं, ये फिक्स है। यानी मतलब जो 90 के सामने वाली साइड है, जो लॉन्गेस्ट साइड है, वो अपना पोजीशन मेंटेन कर रखा है, कह रहा भाई मैं तो हिलने का नहीं, ठीक है ना, बाकी आप लोग देख लो। तो एंगल जैसे ही चेंज हो जाता है तो ये बात हो जाती है। अब यहां पे मैंने थीटा और अल्फा ले लिया, आपको एग्जाम में या क्वेश्चन पेपर में एंगल सी या फिर ए हो सकता है, तो बता दो एंगल सी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर और ये बेस, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। क्लियर है बच्चे। चलिए, तो मैंने आपको इसी के रिस्पेक्ट में बता दिया भाई कि साइन थीटा पी अपॉन एच, कॉस थीटा बी अपॉन एच और टैन थीटा पी अपॉन बी। पी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस है यहाँ पे। डन। चलिए, अब जो
आगे 3 है, बहुत आसान हो जाएंगे। कॉसेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी h अपॉन पी, ठीक है ना। और फिर सेक थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी h अपॉन बी, एंड कॉट थीटा इसी का रेसिप्रोकल यानी b अपॉन पी, ठीक है भाई। तो ये 6 रेशियो आपको याद करने हैं, ठीक है जी। ये 6 रेशियो आपको याद होने चाहिए इस चैप्टर में, ठीक है ना। अगर ये 6 रेशियो याद कर लिया फिर मामला सेट समझो आप, ठीक है ना। मतलब कुछ क्वेश्चन करने लायक हो ही जाओगे आप, है ना भाई। चलिए, अगर ये 6 रेशियो हैं तो अब रेसिप्रोकल आइडेंटिटी भी देखेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देखेंगे। रेसिप्रोकल आइडेंटिटी क्या है कि भाई साइन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। साथ में बच्चे यहां से देखो 1 अपॉन जो कॉसेक है, ऐसे कह सकते हो कि जो कॉसेक थीटा है वो क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा होता है। क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखो जरा, अगर मैं साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट क्या हो जाएगा 1। तो यहीं से एक रिजल्ट याद करना है कि साइन थीटा इंटू जो कॉसेक थीटा होगा वो क्या होगा 1 होगा बच्चे। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होगा 1 होगा। सिमिलरली आगे चलते हैं कि मैं जब कॉस थीटा लिखूंगा ये होगा 1 अपॉन सेक थीटा, ठीक है। और जो सेक थीटा होगा वो लिख सकता हूं 1 अपॉन कॉस थीटा। और यहीं पे इनका प्रोडक्ट जो बनेगा यानी मतलब कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। ये आपको 1 विजिबल है कि नहीं देख लेना आप, ठीक है ना। ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है। चलिए थर्ड जो है सिमिलरली tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। और यहीं से आप ये भी बोल सकते हैं कॉट थीटा जो होगा 1 अपॉन tan थीटा होगा बच्चे। और इन दोनों का प्रोडक्ट यानी tan थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है ये 1 होता है। तो यहां से आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आपका रेसिप्रोकल आइडेंटिटी हो गया। आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, रटी होनी चाहिए। आइडेंटिटी याद होने से फायदा क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हो चुटकियों में। मतलब अगर फॉर्मूला तो बेसिक नेचर हो गया ना किसी भी चैप्टर का। अगर हमें फॉर्मूला ही याद नहीं है फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस चैप्टर में देखिए रेशियो वाली बात होनी चाहिए, फिर आपने रेसिप्रोकल आइडेंटिटी देख ली, डन। अब आते हैं टेबल पे। या टेबल इंपॉर्टेंट है तो टेबल देख लेते हैं यार। टेबल चलो नेक्स्ट पे लेके चलता हूं आपको। तो जो सम स्पेसिफिक एंगल के जो टेबल है उसको भी कर लो यार, ठीक है ना। टेबल टेबल बिना कुछ होना नहीं है, तो ये टेबल बनवा देता हूं आपके लिए। आई होप आप में से कई सारे बच्चों को याद होगा ही, ठीक है। नहीं याद है तो याद कर लो एग्जाम से पहले, ठीक है। तो यहां पे मैं क्या ले रहा हूं देखिए, यहां पे मेरे पास साइन है। थीटा में बेसिकली मैंने 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेना है, ठीक है ना। इसी एंगल को याद करना है आपको, ठीक है ना। यही एंगल आपको याद करना है। ओके बच्चे, चलिए क्या क्या याद करना है, साइन, ठीक है ना, कॉस, टैन। अब इसी का उल्टा कर लो यार, कॉसेक, ठीक है, सेक, सेक एंड कॉट, कॉसेक सेक एंड कॉट, ठीक है। तो हम सारा देखेंगे। तो देखो आपको बहुत सारे बच्चों को याद होगा, मैं जल्दी से यहाँ पे नोट करा देता हूँ, ध्यान देना। पहला आप तो याद रखो, आप फर्स्ट याद होना है साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, ये √3/2 होता है, और ये क्या होता है 1 होता है। डन, ये साइन हो गया। अब इसी को उल्टा करके लिख लो, उल्टा करके लिख लो, ठीक है ना। इसी को क्या कर लो, उल्टा करके लिख लो, आपको कॉस पता चल जाएगा। कैसे जरा देखो, जहां पे 1 है ये उल्टा इधर से लिखना शुरू करो, 1√3/2, ठीक है ना। और ये 1/√2, सही है। और ये क्या है 1/2, और ये फिर 0, सही है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब tan की बारे आते हैं। जो tan 0 होगा वो 0 होता है,
ये 1/√3 होता है, ठीक है, और ये 1 होता है, और यहाँ पे क्या होगा, √3 होगा, और ये तुम्हारा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होता है, ध्यान देना, ये इन्फिनिटी का साइन का मतलब नॉट डिफाइंड। डन। चलिए, अगर आपको ये 3 याद हो गए तो आपको पता है बाकी 3 रेसिप्रोकल होते हैं। बाकी 3 क्या है, रेसिप्रोकल करके फाइंड कर दो। ऐसा माना जाता है अगर आपको ये 3 आ गया तो फिर ये 3 निकालना आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जरा देख लेते हैं। तो मुझे जैसे tan पता चल गया, ठीक है ना, तो tan का रेसिप्रोकल। अच्छा, एक चीज यहां पे बता देता हूं कि 1/0 कोई चीज है तो ये टेंड्स किधर लेके जाएगा, इन्फिनिटी की तरफ लेके जाता है, और 1/∞ है तो किधर लेके जाता है, 0 की तरफ लेके जाता है, ठीक है ना। तो चलिए अब इसी को अब रेसिप्रोकेट करके लिखते हैं। तो भाई 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड, यानी मतलब भाई 0 का भाई किस चीज क्या करते हो, 1/0 करोगे तो नॉट डिफाइंड, यहाँ पे नॉट डिफाइंड आ गया, ठीक है ना। 1/2 का रेसिप्रोकल 2 होगा, ये √2 होगा। ध्यान देना, मैं साइन के सारी वैल्यूज को क्या कर रहा हूँ, रेसिप्रोकेट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 2/√3 होगा। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। चलिए, सेक जो कॉस है सबको रेसिप्रोकेट करता हूँ, 1 का 1 होता है, और ये 2/√3 होता है, ठीक है, और ये √2 ही होगा, और यहाँ पे क्या है, ये 2 है, और भाई 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। एक चीज यहां से और समझाना चाहूंगा कि कॉसेक, जरा देखो, कॉसेक को आपने ऐसे लिखा, फिर सेक को उल्टा कर दो, आ गया, ठीक है ना। सिमिलरली टैन को आप उल्टा करके लिख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। या फिर रेसिप्रोकल की बात कर लेते हैं। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, ये 1/√3 तो ये √3 हो जाएगा, ये 1 है तो ये 1 होगा, ठीक है जी। और यहाँ पे आपका क्या है, √3, तो ये 1/√3 होगा, और ये नॉट डिफाइंड 1/नॉट डिफाइंड 0 हो जाएगा। डन बच्चे, मतलब बेसिकली इन्फिनिटी √3 1, 1/√3 0। तो ये आपका टेबल हो गया तैयार, और ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अगर आपको याद है, अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको याद है बच्चे, तो फिर काम हो जाएगा। प्रूव दैट द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। सर प्लीज एक्सप्लेन द, यार एक्सटर्नल पॉइंट इक्वल है तो इसे प्रूव करना है। फॉर वॉट रेशियो द लाइन दिस डिवाइड बाय पासिंग थ्रू द पॉइंट। आसान तो यार, ये लाइन किस रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। आदित्य स्टे ट्यून, अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करा देता हूं, ठीक है ना, बिल्कुल बिल्कुल अभी करा देता हूं। इसको जस्ट बाद, इसको कंप्लीट होने दो, मैं सर्कल पे आता हूं और आपका करा देता हूं। इस ट्रिग्नोमेट्री 10 मिनट और लगेगा इसको फिनिश करने में, फिर मैं आपका ही कराऊंगा, ठीक है ना। थैंक यू भाई। चलिए, तो ये यार टेबल तैयार हो गया। यहां पे कुछ नोट करने वाली बात है, वो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है, वो देख लेना। तो साइन जैसे बढ़ रहा है, वैल्यू इसकी देखो जरा क्या हो रही है भाई, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 बढ़ रही, इंक्रीज हो रही। और कॉस की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। अब यहां से कुछ और इंपॉर्टेंट, साइन और कॉस का जो 45 है वो क्या है भाई, सेम है, ठीक है ना। और कॉसेक और सेक का जो 45 है वो भी सेम है, साथ में जो टैन और कॉट है इनका 45 भी सेम है। सही है। तो आप इन दोनों को अलाइन करके पढ़ा करो, इसको इसको, इसको इसको, और इसको इसको, बस इसीलिए बोला जाता 3 याद है, 3 तो वैसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है ना। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए, अब नेक्स्ट पार्ट जो बनता है इसका, आइडेंटिटी वाला पार्ट, उसको देखेंगे। आइडेंटिटी, यार आइडेंटिटी पार्ट पे आते हैं। आइडेंटिटी पार्ट में ना आपको थोड़ा सा ना ध्यान से करना है यार, मैं सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए। सिर्फ आइडेंटिटी 3 से काम नहीं चलेगा। देखिए जनरली हमारे पास 3 है, क्या भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये सबको याद है। इसके साथ साथ आपका दिमाग और चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए कि भाई साइन और कॉस को कैसे लिख सकते हो। भाई साइन स्क्वायर थीटा है तो मैं इसे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ये भी तुम्हारा दिमाग चलना चाहिए। कभी भी आपको साइन की जगह कॉस लिखना है तो ये काम आ जाएगा। उसी तरीके से भाई हम ये भी बोल सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। इजी, क्लियर है बच्चे। तो ये दो आपको और साथ में याद होने चाहिए।
अच्छा यहीं से आपको एक चीज और समझाने की कोशिश करूंगा मेरे भाई, पहले आपको नोट करा देता हूं फिर आता हूं उसको समझाऊंगा, ठीक है। अब यहां पे दूसरा आएगा कि भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहीं से दो आइडेंटिटी और निकलेंगे, क्या भाई, कि मैं सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। साथ में tan को क्या लिख सकता हूं भाई, tan स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो मैंने क्या किया, tan को इधर ट्रांसपोज किया और 1 को इधर ला दिया, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है, ठीक है ना। फिर जो थर्ड आइडेंटिटी आपकी होती है दैट इज कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से दो चीज और बनेगी, क्या दो चीज बनेगी, एक तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बनेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, दूसरा क्या बनेगा भाई, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो ये तीन आइडेंटिटी आपको तो आनी ही चाहिए और इसकी मैंने ब्रांच बना दी। इसके बाद और चीज मैं लाना चाहता हूं दोस्त, ठीक है ना, इसके बीच में मैं और भी चीज लाना चाहता हूं। क्या देखिए जरा, कि जो यहां पे साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो कल को अब यहां पे बेसिकली और यहां पे जो मेन चीज है ना वो ये देखो यार, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ना, तो यहां पे ध्यान से देखो आइडेंटिटी काम कर रही a माइनस बी। तो ये चीज बच्चे क्या लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। बच्चे ये भी दिमाग आपका चलना चाहिए, राइट ना। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा बताओ, कि 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगी देखो, सेक थीटा माइनस 1 एंड सेक थीटा प्लस 1, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक कॉसेक थीटा प्लस 1, ठीक है ना। ये चीज अब जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रही ये आइडेंटिटी। यहां पे भी देखो क्या लिख सकता हूं मैं, भाई सेक थीटा प्लस tan थीटा एंड यहां पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। समझ में आ रहा है, इज इक्वल टू 1। तो बच्चे हमने एक बचपन में चीज पढ़ी है कि अगर दो चीजों के प्रोडक्ट 1 हो जाए, दो नंबर दो भी क्वांटिटी का प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो वो एक दूसरे के क्या बोले जाते हैं, रेसिप्रोकल। यानी मतलब यहां से अगर ध्यान से देखो तो ये दो चीज को देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल दूंगा यहां से बच्चे, कि जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा है वो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का रेसिप्रोकल है। क्या है, रेसिप्रोकल। और यहीं से एक फॉर्म बन जाएगा बच्चे, क्या, कि भाई सेक थीटा प्लस टैन थीटा जो होता है वो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा होता है। सीबीएसई इस पे कई बार क्वेश्चन पूछ चुकी है, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना, राइट ना। तो बेटा एक की वैल्यू देगी दूसरा पूछ लेगा। लेट से सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स दे दिया, जैसे ही सेक थीटा प्लस टैन थीटा एक्स देगा तो सेक थीटा माइनस 1 सेक थीटा माइनस टैन थीटा पूछेगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो ये छोटी छोटी चीजें अगर दिमाग में रखोगे ना फिर तो मुश्किल नहीं है, आपको एग्जामिनर फंसा ही नहीं पाएगा। फंसाता वही है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ लेते हैं। बेटा ऊपर ऊपर पढ़ने से नंबर तो आ जाएंगे बट टॉप नहीं करोगे। अगर टॉप करना है तो आपको अंदर घुसना पड़ेगा, छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट है ना उसे ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके काम होगा, ठीक है ना। यहां से भी आप देख सकते हैं बेटा, इसको आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा एंड कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा विच इज 1, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, यही हमने ब्रेक डाउन कर दिया। तो अगर ये चीज समझ में आ गई तो यहां से भी आपको दिख रहा होगा कि यार ये वाली चीज और ये वाली चीज एक दूसरे क्या है, रेसिप्रोकल है। यानी मतलब यार कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा मैं लिख सकता हूं, ठीक है। सेम जो चीज यहां है यहां पे, ये दोनों चीज आपको बेटा क्लियर होना चाहिए। अगर इतनी पकड़ है आप पे तब जाके कहोगे मुझे आइडेंटिटी आती है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। और बेटा याद होने के साथ साथ ना क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कर लेना। अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको इनको यूज करना नहीं आएगा।
अगर आपको इनको यूज करना नहीं आएगा फिर याद करने का फायदा ही क्या है। तो देखो फॉर्मूला सेशन चल रहा है, फॉर्मूला बीच बीच में मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि सिर्फ फॉर्मूला पढ़ने से, फॉर्मूला याद करने से आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, कहां पे यूज हो रहा है, ठीक है ना, उसके लिए आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ते हैं। तो आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है अभी एग्जाम में। तो आप देखो प्री बोर्ड चल रहे होंगे, आई होप सो, बट बोर्ड के लिए अगर हम देखें तो टाइम है। जो बच्चे कर लिए दैट्स ग्रेट, बट जो अभी तक नहीं कर पाए प्लीज वेकअप, स्टार्ट करिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम है पूरा कवर करने के लिए। बहुत सारे बच्चे दिसंबर एंड से ही पढ़ना शुरू करते हैं और अच्छे नंबर स्कोर करते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अच्छा, लेकिन करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है ना। तो चलिए, तो अगर मैं अब बोलूं कि मैंने तो यार फॉर्मूले सिखा दिया, क्या इन फॉर्मूले से आपका काम हो जाएगा? तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? कुछ और चीजें आपको चाहिए। अलजेब्रिक आइडेंटिटी, जी हाँ दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने रेशियो देखा, आपने टेबल देख लिया, आपने फॉर्मूला देख लिया, उसके साथ साथ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपको होना चाहिए। तो चलिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज क्या इन्वॉल्व है वो देखते हैं। तो सबसे पहले a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। मैंने दोनों फॉर्मूला एक में ही नोट करा दिया, ठीक है ना। अभी हमने आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करके दिखाई दिया, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। फिर क्या थर्ड फॉर्मूला क्या यूज होगा कि भाई स्क्वायर के साथ ना, जैसे यहाँ पे बेटा जी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी आपको लिखना आना चाहिए। तो कैसे लिख सकते हैं भाई, ए प्लस बी, ठीक है, होल स्क्वायर। अब यहाँ पे प्लस या माइनस आएगा, ठीक है ना। अगर इनके साथ ले रहे हो, किसके साथ ले रहे हो वो देख लेना। तो ये प्लस या माइनस मैं लगा देता हूँ, माइनस या प्लस लगाता हूँ, ठीक है ना। प्लस माइनस आएगा किसके साथ, 4a, एक सेकेंड यार, 2a भी आएगा, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक है ना, आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। तो मैं इसलिए हटा देता हूँ इसे, नहीं तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन। यहाँ पे मैंने क्या किया, -2ab कर दिया, -2ab। देखो भाई, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी दोनों करोगे, मैं आप एक बार मैंने प्लस माइनस क्यों लिखा था वो बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे देखो हमें सिर्फ a प्लस बी में ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, a प्लस बी जब मैं लिया तो मैं प्लस वाले को इधर लेके जाऊँ, +2ab को जब आप ट्रांसपोज करोगे, एक सेकेंड में ना माइनस हटाई देता हूँ सो दैट आपका ना कंफ्यूजन ना हो, ठीक है ना। अभी मैं प्लस लेके ही चलता हूँ, ज़्यादातर प्लस से ही बनेगा, तो प्लस लेके ही चलता हूँ तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो बेसिकली मैंने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह ये 2ab को इधर ट्रांसपोज करा। तो बच्चे इस चीज़ पे आपको याद होना चाहिए, ये चीज़ पे पूछा जाता है यार, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर एक साथ में ना आपसे ऐसे भी आ सकता है, a⁴ प्लस b⁴, ये वाला इंपॉर्टेंट, a⁴ प्लस b⁴। इसको कैसे लिखोगे, इसको आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर -2a स्क्वायर बी स्क्वायर। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको एकदम रटा होना चाहिए, ठीक है जी। साथ में देखिए फोर्थ में आइए, a⁶ भी पूछेगा, a⁶। तो पहले क्यूब ले लेते हैं, a³ प्लस b³ a³ प्लस b³ तो आइडेंटिटी आप सबको पता होगा, दैट इज a प्लस बी एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -ab, ठीक है ना। एंड फिफ्थ a³ माइनस b³ से पूछता है a माइनस बी, ठीक है, एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। तो बच्चे ये दो आइडेंटिटी और आपको आनी ही चाहिए, ठीक है ना। ये सारी आइडेंटिटी बच्चे आनी चाहिए आपको। अगर ये आइडेंटिटी आपको नहीं आएंगी फिर आप मुश्किल में फंस जाओगे, क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत आना ही आना है। डन। चलिए फिर यहाँ पे एक चीज और बता देता हूँ, आइडेंटिटी a⁶ प्लस b⁶, ये भी बनेगा। तो a⁶ प्लस b⁶ को ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप देखो क्वेश्चन के हिसाब से ब्रेक करना कि स्क्वायर में या क्यूब में। तो मैं जनरली क्यूब में ब्रेक करके दिखा रहा हूं, a स्क्वायर का क्यूब प्लस b स्क्वायर का
क्यूब इस तरीके से लिख सकते हो कि नहीं इस एक्सप्रेशन को। अगर जैसे ही आपने इस एक्सप्रेशन को ऐसे लिखा तो आपने ऊपर वाली आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी आप यूज कर लो फटाक से। आप क्या लिखोगे यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा, ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4, ठीक है ना, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया? अब बच्चे आगे और जाना है तो ए टू द पावर 4 प्लस बी टू द पावर 4 हमने यहाँ पे बता ही रखा है, आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से यूज कर लेना। आर यू गेटिंग और नॉट? फिर इसी तरीके से ए टू द पावर 6 माइनस बी टू द पावर 6 भी आपको आना चाहिए। तो ये वो आइडेंटिटी है जिसपे मैंने साल दर साल सीबीएसई को क्वेश्चन देते हुए देखा है। तो आपको ये जो वो आइडेंटिटी है ना जहां से क्वेश्चन बनाता है, यूज करता है, तो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। इसके साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, और भी आइडेंटिटीज आप देखिए, अपना नोट्स बनाइए, एक आपका कंसाइज नोट होना चाहिए, सो दैट आप जब क्वेश्चन करो तो आपको पता चल जाए। और अगर कुछ नया यूज हुआ है क्वेश्चन में, आप उसे नोट कर लो। नोट करने से फायदा ये होगा कि